चार तो बच्चे आते हैं वो अपने। ऑनलाइन पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। क्या? अच्छा, आए हुए हैं क्या? ठीक है, चार ही थे तो मेरे को लगा कि क्या करते हैं आके। चलिए बच्चों, पिछली क्लास तक हमने ये समझ लिया था कि बॉइंट फोर्स क्या होता है। अब उस पर कुछ सवाल करेंगे। क्वेश्चंस ऑफ फ्लोटिंग। जितने भी सवाल है वो सब फ्लोटिंग बेस्ड होंगे, जिसमें कोई चीज तैर रही है। पहला सवाल जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो सवाल ये है कि ये एक बॉडी है और ये लिक्विड में है। आपको बताना है कि इसका डेंसिटी सिग्मा है, इसका डेंसिटी रो है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। एंड ये बॉडी तैर रही है, सॉलिड बॉडी है, कोई कैविटी नहीं है इसमें, होलोनेस नहीं है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। आपको बताना है कितना फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज इन द लिक्विड। डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम और फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच इज सबमर्ज्ड, एक ही बात है। डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड। इस बॉडी का कितना हिस्सा डूबा हुआ है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो वॉल्यूम डूबा हुआ है इसका वो वी एस कहलाएगा, और जो टोटल वॉल्यूम है वो वी कहलाएगा। तैरने के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये समझना पड़ेगा उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, और अगर ये तैर रहा है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। और वो तभी होगा जब एफ बी और एफ जी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब एफ बी कितना है, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है इनटू लिक्विड का डेंसिटी इनटू जी, और ग्रेविटी फोर्स कितना है, जितना इसका पूरा वॉल्यूम है इनटू इसकी डेंसिटी इनटू जी। यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि वी एस अपॉन वी कितना आ रहा है। वॉल्यूम सबमर्ज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी का रेशियो अगर आप निकालोगे तो वो आ रहा है सिग्मा अपॉन रो। व्हाट इज सिग्मा? इस बॉडी का डेंसिटी। व्हाट इज रो? उस लिक्विड का डेंसिटी। इतना वॉल्यूम उसका डूबा हुआ रहेगा। अगर सिग्मा और रो बराबर हो जाए ना, तो आपको पता है क्या होगा, इफ सिग्मा इज इक्वल टू रो देन वी एस अपॉन वी इज इक्वल टू 1। यानी ऐसी बॉडी तैरेगी लेकिन पूरी डूब के तैरेगी, उसका पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर होगा तब जाके वो तैरेगी। आपको दिखा सकते हैं ऐसी बॉडी का क्या सीन होगा। ये रही एक बॉडी, ये जो बॉडी अगर ऐसे तैर रही है ना, इसको बोलते हैं जस्ट फ्लोटिंग कंडीशन। जब वो जस्ट फ्लोटिंग कंडीशन में होगी तो वो पूरी डूब के तैरेगी। इस समय एफ बी जितना लग रहा है और जितना ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो आपस में बराबर है, लेकिन ऐसा होने के लिए उसको अपनी पूरी बॉडी को पानी के अंदर डुबोना पड़ा। अगर सिग्मा रो से बड़ा हो गया तो सॉलिड ऑब्जेक्ट तो तैर भी नहीं पाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड है, सारी कहानी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए हो रही है। इफ सिग्मा इज मोर देन रो, नो फ्लोटिंग फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हो कि पानी में तैरे तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी डेंसिटी पानी या लिक्विड के बराबर हो या उससे कम हो। उससे ज्यादा होते ही तो वो डूब जाएगा। सबको समझ में आ गई बात? अगला सवाल लिया जाए। मेरे से आप पहले लिख लो इसको फटाफट, मुझे लग रहा है आप थोड़ा स्लो लिखते हो आजकल। लिख लिया? ठीक है, हमने लिख लिया, सबने लिख लिया। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लिख चुके हो क्या? लगता है म्यूट हो आप लोग। हाँ, हाथ नहीं चलते ना, सही बात है, सही बोल रहे हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिख लिया सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए इसको हटाते फिर अपन अगला क्वेश्चन इसी में पूछेंगे आपसे। ये जो वेसल है ना, मैंने इस वेसल को एक्सेलरेट करवा दिया। ये वेसल है और इस वेसल को मैंने एक्सेलरेट करवा दिया इस डायरेक्शन में। मेरा आपसे अब सवाल है, चाहो तो ऊपर की तरफ भी करवा सकता हूं, मैंने तो इस तरफ करवाया है। मेरा आपसे सवाल है कि अगर ये वेसल एक्सेलरेट कर रहा है और अभी भी ये बॉडी इसमें फ्लोट कर रही है, तो आपको बताना है कि अब फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज वॉल्यूम कितना होगा। लिखो। Now vessel is accelerating with acceleration a vector.
Now vessel is accelerating with acceleration a vector as shown in figure. Now determine the fraction of submerged volume. Now determine the fraction of submerged volume. Now determine the fraction of submerged volume. तो पहले था वो तो आपने निकाल दिया, अभी वापस से आपसे पूछा जा रहा है कि अब अगर वेसल एक्सेलरेट कर रहा है तब फिर सबमर्ज वॉल्यूम कितना होगा। बॉडी अभी भी फ्लोट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो फ्लोट ही करेगी बॉडी। तो आप कैसे निकालेंगे बताइए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर वेसल एक्सेलरेट कर रहा है और आप कह रहे हो कि आपकी बॉडी अभी भी जो है वो फ्लोट कर रही है, तो अगर आप ग्राउंड से देखोगे तब तो आपका ये बॉडी क्या कर रहा है, इस तरफ भाग रहा है। कितने एक्सेलरेशन से, ए वेक्टर से। और अगर आप इस वेसल के ऊपर बैठ के देखना चाहते हो तो पानी भी चुपचाप पड़ा हुआ है, ये भी चुपचाप पड़ा हुआ है, सब कुछ चुपचाप है। तो आप बोलो कौन से फ्रेम में करना चाहते हो आप? वेसल के, चलो आ जाओ वेसल की फ्रेम में चलते हैं। फिर तो वेसल की फ्रेम में चलेगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इस पे ये फोर्स अभी भी लग रहा होगा और एफ बी का फॉर्मूला अब कुछ और होगा। आप जानते हो एक्सेलरेटिंग वेसल के केस में एफ बी दो टुकड़े हो जाते हैं, वॉल्यूम सबमर्ज इंटू रो इंटू ए वेक्टर। याद आया आपको? yes. एक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ अभी भी रहेगा, वॉल्यूम सबमर्ज रो जी, पर ये वाला जो है ना ये इस तरफ होगा जिस तरफ ए है। तो अब जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो मुझे बॉइंस फोर्स वापस से बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक और बना दिया, उसके दोनों टुकड़े बना दिए, वी एस रो ए। और ग्रेविटी फोर्स तो जो पहले लग रहा था वो लगेगा वी सिग्मा जी। अब बताओ आप क्या कर रहे हैं अपन आगे? करो, आप ही तो करोगे सॉल्व। चलो मैं बताऊं क्या करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं मेरा करने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा, वही आप सीखो। मुझे मालूम है कि इस पे नेट फोर्स कितना चाहिए, 0। इस पे एक सूडो फोर्स भी लग रहा होगा, वो सूडो फोर्स कितना होगा, उस पूरी बॉडी का वॉल्यूम इंटू सिग्मा माइनस ए वेक्टर। एग्री? ये सूडो फोर्स होगा, प्लस ग्रेविटी फोर्स कितना है, वी सिग्मा जी वेक्टर, प्लस और कौन सा फोर्स लग रहा है, बॉइंट फोर्स। ऊपर लिखा हुआ है ना, कितना है वो, वी एस रो ए वेक्टर माइनस वी एस रो जी वेक्टर। इन सबका सम आप क्या रखोगे, 0। बताओ यहां से वी एस कितना आ रहा है, वी सिग्मा को कॉमन लो, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ रहा है, उन दोनों को उधर भेजो। वी एस रो कॉमन लो, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ रहा है। देखो आप क्या आ रहा है आपका, वी एस अपॉन वी कितना आ रहा है, वापस से सेम ही आ गया, वी एस अपॉन वी आ गया, सिग्मा अपॉन रो। कमाल है, चेंज ही नहीं हुआ। आपको पता भी नहीं चला होगा मैंने किया क्या, है ना? चलो आपको बताते हैं मैंने क्या किया। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की सोची ही नहीं, हटाओ, क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों करे। अपने को तो बताया इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो लग रहा है बॉइंट फोर्स, दूसरा कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी, बस, और एक सूडो फोर्स और लग रहा है। इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम कितना आना चाहिए, 0। तो मैंने एक एक करके सारे फोर्स लिखना शुरू करे। सबसे पहले मैंने जो फोर्स लिखा आपके सामने वो लिखा सूडो फोर्स, ये रहा वो सूडो फोर्स जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स का है ये जो दिख रहा है ना, ये है ग्रेविटी फोर्स, ये मैंने लिखा ग्रेविटी फोर्स। लास्ट में ये कौन सा फोर्स लिखा मैंने, ये बॉइंट फोर्स है। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, वेयर एफ बी होता है वॉल्यूम सबमर्ज रो ए वेक्टर माइनस वी एस रो जी वेक्टर, ये होता है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, ठीक दिया। और सॉल्व करने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरा ये वेसल किसी भी दिशा में एक्सेलरेट हो जाए, किसी भी डायरेक्शन में, एक बात कंफर्म है, अगर ये बॉडी तैर रही है तो फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज वॉल्यूम हर बार सेम ही आता है, और वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन रो आता है। सबको समझ में आ गया? इसमें मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है बढ़ जाएगा। पहले तैर रहा था, आपने कुछ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज निकाला, वो आया हाफ। अब आपने कहा कि सर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो गया, अब बताइए फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो गया, पहले से कम होगा। तो बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं वो सुनिए। अगर बच्चों को नहीं पता है कि इसके एक्सेलरेशन के कारण सूडो फोर्स के साथ साथ बाइंड फोर्स भी बदल जाता है, जिनको नहीं पता होता है वो ये सोचते हैं कि सूडो फोर्स लगेगा सर, नीचे फोर्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम सबमर्ज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। नहीं आया समझ में आपको?
लेकिन अभी आपको मैंने समझा दिया ऐसा कुछ नहीं होता। वॉल्यूम सबमर्ज क्या रहता है, सेम ही रहता है। क्लियर है बात? वॉल्यूम सबमर्ज नहीं, वॉल्यूम सबमर्ज का फ्रैक्शन सेम रहता है। अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो वो भी सेम ही रहेगा। तो वैसल लिख लो आप, चाहे वैसल एक्सेलरेट करे या ना करे। हाँ उतार लो, फटाफट उतारो। मार्कर और पानी दोनों, ब्लैक कलर के मार्कर नहीं चल रहे। जैसे लिख लो, बता देना लिख लिया आप। लिख लिया सबने? अगला सवाल लीजिए। यस सर। अब आपके पास एक ऐसा केस है जिसमें एक बॉडी है जिसमें होलोनेस है। आपकी जो बॉडी है ना, उसमें होलोनेस भी है, यानी उसमें कैविटी है कुछ। आपको बता ही रखे, लेकिन है उसमें कैविटी। और आपको ये बोल रखा है कि ये तैर रहा है और 80% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज इन द लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है और इसकी है 3 रो। आप सोचिए, जिस मटेरियल को आप तैराने वाले हो उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से अधिक है। अगर ये सॉलिड होता ना तो ये कभी तैर नहीं पाता। ये तैर इसलिए पा रहा है क्योंकि इसमें होलोनेस भी है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो भी होलोनेस इसमें है, टोटल इसका जो वॉल्यूम है उसका कितना परसेंटेज उसमें कैविटी है बाय वॉल्यूम? 20%, 20% कैविटी है, 40% कैविटी है। हाउ मच परसेंटेज इज ऑफ कैविटी? या फ्रैक्शन निकाल दो या परसेंटेज, दोनों में से निकालो। क्वेश्चन लिखिए। बॉडी इज फ्लोटिंग with 80% volume is submerged. Body is floating with 80% of its volume is submerged. Determine the percentage of cavity by volume. Determine the percentage of cavity by volume. मतलब टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंटेज कैविटी वाला हिस्सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि जो टोटल वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, ये पूरा वॉल्यूम जो ये ऑक्यूपाई करेगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। जैसे जो वाटर केटल दे रखा है या फिर आपको ये दे रखा है ग्लास, ये होलो होते हैं, लेकिन वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करते हैं? जहाँ ये आ जाते हैं ना, वहां की हवा ये हटा देते हैं। तो जब ये यहाँ आएगा, ये पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा और पूरा वॉल्यूम इसका आपको दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहली बात तो अगर फ्लोटिंग कर रहा है तो एफ बी किसके बराबर होना चाहिए? एफ जी के। वह मुझे बताओ एफ जी कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले वी लिखते हैं, वी इज द टोटल वॉल्यूम, और वी सी लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अब आप बताओ मुझे कि ग्रेविटी फोर्स के लिए आपको कौन सा वॉल्यूम चाहिए? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल चाहिए, बॉडी का वॉल्यूम नहीं चाहिए आपको। बॉडी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है स्पेस में, आपको वो नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि उसका जो मटेरियल है ना, उसका वॉल्यूम कितना है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर आप निकालोगे, उसको मैं वी एम कहूंगा, वो वी माइनस वी सी होगा। तो ग्रेविटी फोर्स उस पर डिपेंड करेगा। अब बॉइंग फोर्स में होगा कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, कितना है? 80%। तो वॉल्यूम सबमर्ज कितना है? अगर आपसे कोई पूछे तो 80% ऑफ किसका? वीसी का, वी का या वी माइनस वीसी का? वी का। तो 80% ऑफ वी का मतलब हुआ 0.8 वी। अब तो कर दो आप फटाफट, सब मालूम पड़ गया ना आपको। आंसर बताओ कितना आ रहा है? हमें वीसी अपॉन वी निकालना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम कैविटी है, ये हमको निकालना है। निकालिए। इससे पहले आप एक स्टेटमेंट लिखाने वाले थे। पहले वाले में एक स्टेटमेंट लिखाने वाले थे सर। हाँ, पहले वाले में ये निकालने वाला था मैं कि अगर वेसल एक्सेलरेट भी कर रहा हो तो फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये लिखा था। इससे पहले वाले इसमें लिखो, इवन इफ वेसल इज एक्सेलरेटिंग वी कैन सी हियर फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज वॉल्यूम डू नॉट चेंज। वो हमेशा
रेशियो ऑफ सिग्मा ही आता है, दोनों की डेंसिटी का रेशियो निकाल दो, वही होता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज किसी भी रूप में एक्सेलरेशन के होने से नहीं बदलता है। अब आप फटाफट इस क्वेश्चन को खत्म करिए, क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। तो एफ बी निकालो। मैं लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 2 रो, वॉल्यूम कितना है 0.8 वी इंटू जी। ग्रेविटी निकालने के लिए मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए, वो वी माइनस वी सी है, और डेंसिटी कितनी है 3 रो इंटू जी। सॉल्व कर लो आप, वी सी अपॉन वी कितना आ रहा है, वी सी अपॉन वी कितना आया, वी सी अपॉन वी कितना आ रहा है, मुझे तो वी सी अपॉन वी चाहिए, बताओ कितना आएगा। परसेंटेज तो यहीं से निकलेगा ना, 11/15। ठीक है भाई, ये आ रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 11/15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आप खुद ही सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है। ये एक बच्चे ने बताया, मैंने उसके हिसाब से लिखा है। अगला सवाल, एक क्यूब है और उसके ऊपर 200 ग्राम का एक मास है जो रखा हुआ है, और उसको सपोर्ट करते हुए ये पानी के अंदर या किसी लिक्विड, पानी मान लो वाटर ही दे रखा है, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg/m3, इसमें बैठा हुआ है, ये जस्ट फ्लोट कर रहा है। देखो आप इसकी शक्ल देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डूबा हुआ है, लेकिन अभी भी ये तैर रहा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसको कैरी करते हुए ये क्यूब है जो कि अभी भी तैर रहा है। ठीक है, अब ठीक है 7/15 आ रहा है भाई, अलग अलग आंसर आते हैं हमारी क्लास में, ये नियम है 7/15। तो परसेंटेज निकालने के लिए 7/15 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल लीजिए आप। आपके सामने एक क्यूब है, और वो जो क्यूब है ना, उसकी टॉप सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और उस ब्लॉक को सपोर्ट करते हुए ये अभी तैर रहा है। A cube supporting a small block, a cube supporting a small block is just floating in water. A cube supporting a small block is just floating. A cube supporting a small block is just floating in water. If 200 gram mass is removed, if 200 gram mass is removed, then cube lift by 2 centimeter. Then cube lift by 2 centimeter. आपका ये क्यूब 2 सेंटीमीटर से ऊपर आ जाएगा। Determine the size of the cube. Determine the size of the cube. Determine the size of the cube. आपको बता दूं, पहले भी तैर रहा था और उसको हटाने के बाद भी तैर रहा है। तो इस बार आपको यही कंडीशन कितनी बार लगानी पड़ेगी, 2 बार। आपको ये दिख भी रहा होगा, आपको इसका मास नहीं दे रखा, और इसकी साइड पूछिए, डिटरमाइन द साइड ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द साइड ऑफ द क्यूब। क्यूब की जो लेंथ है ना, वो आपसे पूछिए कितनी होगी। आपको इसका मास इसीलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि इसने आपको 2 बार कुछ ना कुछ बोला है। आप इसका मास कुछ मान भी सकते हो। 2 चीज अननोन है आपके लिए, एक तो इसका साइड आपको नहीं पता, और इसका मास नहीं पता। तो इसका मास आपने मान लिया x kg, और साइड आपने मान ली a मीटर। ये 2 चीजें आपने मान ली है। y मान लो इसको भी, x और y निकालना है। तो कितनी इक्वेशन चाहिए आपको, 2 इक्वेशन। क्या आप 2 इक्वेशन लिख पाओगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो लिख लो आप 2 इक्वेशन। पहली इक्वेशन में आपको टोटल मास दोनों का मिला के लिखना है, उसको एफ बी के बराबर करना है। देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि टोटल ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है, तो मैं बोलूंगा मैं 200 को केजी में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 0.2। तो 0.2 प्लस एक्स इंटू जी, ये हो गया ग्रेविटी फोर्स। उसको मैं बॉइंट फोर्स के बराबर करूंगा, वाई क्यूब, वाई इंटू क्यूब, वॉल्यूम आ गया,
इंटू 1000 इंटू जी। पहली इक्वेशन में लिख दिया एफ बी इज टू एफ जी। अब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। दूसरी बार में ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, उठा दो इसको ऊपर थोड़ा सा। जब ये ऊपर उठ गया है ना, तो आप बताओ कितना वॉल्यूम अब डिस्प्लेस है। आप देखेंगे कितना ऊपर उठा ही है, तो 2/100 देखो, इतना मीटर ऊपर उठ गया ये। अब बताओ कितना वॉल्यूम अभी भी अंदर पड़ा हुआ है। y² इंटू वाई माइनस 2/100। ये समझ में आया कैसे लिखा? क्रॉस सेक्शन एरिया होगा y² और हाइट होगी y माइनस 2/100। ये y है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका y है। तो जो अंदर बचा है वो कितना बचा है? इतना ही तो बचा है। तो इसका वॉल्यूम आपको निकालना था, तो एरिया इंटू हाइट आपने किया, वॉल्यूम आ गया। इंटू 1000 भी करना पड़ेगा आपको, और इंटू 10 भी करना पड़ेगा। ये आ गया आपके पास एफ पी। एंड व्हाट अबाउट ग्रेविटी फोर्स? जब वो हट चुका है तो ग्रेविटी फोर्स तो सिर्फ एक्स का ही होगा, तो एक्स इंटू जी हो जाएगा। लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन है ना, सॉल्व तो कर ही लेंगे अपन। तो आपने देखा कि जितने भी फ्लोटिंग वाले क्वेश्चन है उन सब में हो क्या रहा है, उस क्वेश्चन में आपको दो चीजों को अक्सर इक्वल करना पड़ रहा है, एफ बी और एफ जी को। या यूं कहिए कि नेट फोर्स आपको उस बॉडी पे क्या करना पड़ रहा है? जीरो। और नेट फोर्स में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक लिक्विड का, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या बॉइंट फोर्स बोलते हैं, और दूसरा कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी का। इन दोनों फोर्स को मिला के आपने नेट फोर्स को क्या किया था? जीरो किया था। कई बार आपका जो बॉडी है वो मल्टीपल लिक्विड में हो सकता है। बॉडी इन मल्टीपल लिक्विड्स, मैनी लिक्विड्स आप कह सकते हो। ये बॉडी है और मान लीजिए एक साथ 3 लिक्विड में है। ये तीनों इमिसिबल लिक्विड है, मतलब मिक्स ना हो सके ऐसे। ऐसे पानी होता है ना, पानी और ऑयल, ये मिक्स का होते हैं आपस में, ऐसे लिक्विड है। और अगर ये लिक्विड किसी बर्तन में ऐसे जमे हुए हैं जैसे मैंने आपको दिखा रखे, तो ये तभी हो सकता है जब ρ1 ρ2 से क्या हो? बड़ा हो। तभी ऐसा होगा। जो सबसे हल्का लिक्विड होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे भारी लिक्विड सबसे नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे। आप चाहो तो करके देखना, पहले तेल भरना, उसके बाद पानी डालना, थोड़ा सा वेट करना, सारा तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चल जाएगा। भार की वजह से, डेंसिटी के कारण ऐसा होता है। ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि इस पे एफ बी कितना लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। पर इस बार वो 3 तरह के वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। भाई आप अगर वही कंसेप्ट लगाओ तो एक लिक्विड का एलिमेंट मानोगे, फिर आप बोलोगे नेट फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू 0, और फाइनली आप ये बोलोगे कि लिक्विड का जो वेट होगा वही एफ बी आएगा। तो अपन डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ये वॉल्यूम V1 होगा, ये वॉल्यूम V2 होगा, और ये वॉल्यूम V3। तो हर लिक्विड का इसने अलग अलग वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। तो जिसका जितना डिस्प्लेस किया है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं, एक काम करते, इसको V1 लिखते, इसको तो V2 लिखते, इसको V3 लिखते, ताकि लिखने में अच्छा लगे। V1 ρ1 G प्लस V2 ρ2 G प्लस V3 ρ3 G। तो अगर आपका कभी भी बॉडी मल्टीपल लिक्विड में हो, तो हर लिक्विड का जितना जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया है, वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, ये आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। एक सवाल आपको दे रखा है। ये एक बॉडी है, सिलेंडर कह सकते हो आप, जो कि तैर रहा है। देख सकते हो आप कैसे तैर रहा है। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, ये अगर ये फ्लोट कर रहा है और 2 लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो 2 लिक्विड है ना, उसके अंदर ये फ्लोट कर रहा है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरह से फ्लोट कर रहा है, h/3 लेंथ इसके अंदर है, 2h/3 लेंथ इसके अंदर है। देख लो आप, आपको इसका डेंसिटी बताना है कितना होगा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर आपको निकालना है, विच इज फ्लोटिंग, विच इज फ्लोटिंग, जो तैर रहा है। तो तैरते हुए सिलेंडर की डेंसिटी आपसे पूछी जा रही है, करिए। कुछ है ही नहीं इसमें।
रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, करो आप। कैसे करोगे? सबसे पहले तो तैर रहा है तो क्या कंडीशन है, वही एफ बी इज इक्वल टू एफ जी। जी। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ जी करेंगे अपन। सबसे पहले एफ जी क्या लिखेंगे वो सोचिए। इसकी पूरी हाइट कितनी है, एच, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लिया। इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इंटू जी। ग्रेविटी फोर्स लिखने में एक पल लगा हमको। एफ बी लिखने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगाने के लिए जिन दो लिक्विड को ये डिस्प्लेस कर रहा है उसका वॉल्यूम पता लगाओ। चलो ऊपर वाला लिक्विड का कितना हिस्सा इसने डिस्प्लेस किया, इतना ही तो इसने डिस्प्लेस किया ना। कितना आया ये वॉल्यूम, h/3 a इंटू रो इंटू जी प्लस इस लिक्विड का भी कुछ हिस्सा इसने डिस्प्लेस किया है। कितना किया है, 2h/3 इंटू a इंटू 3 रो जी। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को सवाल में? नो सर। तीन लिक्विड भी आ सकते हैं, संभाल लोगे, तीन लिक्विड आएंगे डेंसिटी निकालने का क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, वो भी आसान होता है। अगला सवाल आपके लिए, ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है। दो लिक्विड है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, और जो बॉडी है ना उस बॉडी की भी डेंसिटी दे रखी है। बॉडी का डेंसिटी इस बार आपको दे रखा है 3 रो। तो इस बार मैंने आपको 3 लोगों की डेंसिटी दी है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, जो सबसे भारी है वो सबसे नीचे है, जो सबसे हल्का है वो सबसे ऊपर है, और बॉडी की डेंसिटी इन दोनों के बीच में है, दिख रही होगी आपको। ठीक है, क्योंकि अगर इस बॉडी की डेंसिटी इससे ज्यादा होती तो नीचे गिर जाता ये, और इससे कम होती तो यहाँ पे होता ही नहीं, ऊपर ही होता। समझ में आ रहा है? इसलिए ये अगर बीच में फंसा हुआ है तो ये तभी होगा जब इसकी डेंसिटी इन दोनों के बीच में होगी, जो मैंने लिखी आपके सामने 3 रो। मेरा आपसे सवाल ये है कि इसका कुछ हिस्सा इसमें डिस्प्लेस है और कुछ हिस्सा उसमें डूबा हुआ है। तो इसमें और इसमें जितना जितना हिस्सा डूबा हुआ है उसका रेशियो निकालना है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज in liquid 1 to that in liquid 2। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 में जो वॉल्यूम सबमर्ज है उसका रेशियो निकालिए। ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो अभी। मल्टीपल फ्लूइड का अभी तक जेईई एडवांस में एक ही बार सवाल आया है एडवांस में, लेकिन मेंस में 2-3 बार आ चुका है, और इस तरह का सवाल आते रहते हैं। कितना आ रहा आंसर? 1/2। एक आंसर आ गया 1/2। 1/2 आ रहा है सर। 1/2 ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ऊपर वाला वॉल्यूम मान लो V1 और नीचे वाला मान लो V2। आपको V1 V2 का रेशियो तो निकालना है। सबसे पहले FB लिखो। FB क्या होगा, V1 रो जी प्लस V2 4 रो जी। अब ग्रेविटी का क्या लिखोगे, ग्रेविटी फोर्स की हम बात करें तो आप लिखोगे V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितना है, 3 रो इंटू जी। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। अच्छा, मैं इसी में एक सवाल और पूछने वाला हूं आपसे, सुनना आप सवाल क्या है। आपने इस पे बायस फोर्स तो निकाल दिया, नेट फोर्स तो निकाल दिया। मेरा आपसे सवाल अब इतना सा है कि ये जो लिक्विड दिख रहा है ना 3 रो वाला, अकेले इसने इस सिलेंडर पे कितना फोर्स लगाया? एरिया भी देता हूं मैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। क्या सवाल पूछा है मैंने आपसे? मैंने आपसे सवाल पूछा है कि 3 रो नाम के इस लिक्विड ने इस सिलेंडर पे कितना फोर्स लगाया, ये सवाल है मेरा आपसे।
बताओ निकाल के। डायमेंशन सब कुछ दे दिया मैंने आपको, फटाफट निकालो। इस लिक्विड की वजह से इस सिलेंडर पे आपको क्या निकालना है? फोर्स। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सब जगह पे फोर्स लगेगा। जहां जहां सर फोड़ सकता हूँ सब पे फोर्स लगाएगा ना वो। कौन से फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा केवल कौन सा? नीचे वाला। तो इस फ्लैट सरफेस पे फोर्स कैसे निकालते हैं, याद है क्या? कैसे निकालते हैं? उसके सेंट्रोइड पे प्रेशर निकालते हैं पहले। उसको लिए आप यहां से यहां, फिर यहां से यहां हो गए, और फिर लास्ट में इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। आप ये देख लेना, ये फोर्स इस वॉल्यूम डिस्प्लेस के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो, ये फोर्स किसके बराबर नहीं आएगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू रो इंटू जी के बराबर नहीं आएगा, ये अलग ही आएगा। जो भी आएगा आप वो निकाल लो। मान लो मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, जो बीच वाला लिक्विड है उसने कितना फोर्स लगाया? जीरो। कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। आप जब एफ बी निकालोगे ना, तब तो आप ये वाला वॉल्यूम भी लिखोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाला भी लिखोगे, ये वाला भी लिखोगे, एफ बी में। लेकिन जब कुछ आपसे पूछेगा केवल इसने कितना फोर्स लगाया, आप बोलोगे जीरो। क्यों? क्योंकि जितना सर फोड़ के इधर लगाएगा ना फोर्स, 3D में है तो सब तरफ के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो बीच वाला कोई हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इस पे नहीं लगा रहा है। क्या आप ये देख सकते हो? बोलो। लेकिन एफ बी जो नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, उसका फॉर्मूला कैलकुलेशन में आपको V2 लिखना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि इस पे जो नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स आएगा, नेट हाइड्रोस्टेटिक थ्रस्ट जिसको बाइंड फोर्स भी कहते हैं, वो जो आएगा वो आएगा V3 रो 3 V2 रो 2 V1 रो 1 इंटू जी। पर कोई आपसे ये पूछ ले क्या बाइंड फोर्स में इसका कोई रोल है क्या? आप बोलोगे नहीं है इसका कोई रोल। आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि इसने कोई फोर्स लगाए नहीं, तो इसका रोल कैसे होगा? रोल तो उसका होगा ना जो फोर्स लगाएंगे। बाइंड फोर्स क्या है? नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। इनका नेट कितना आ रहा है? जीरो। नहीं आ रहा क्या? उसका नेट जीरो नहीं आ रहा। यहाँ पे तो लिक्विड अगर है तो उसका नेट कुछ आ रहा है इधर से। इसका भी नेट जीरो नहीं आ रहा। किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। और आपको पता है इन दोनों का अगर आप डिफरेंस कर लोगे तो वही आएगा जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला आपसे? इन दोनों का अगर आपने नेट फोर्स निकाल दिया, नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स हम बता रहे हैं, वो बराबर किसके होता है? हमेशा एफ बी के। जब मैं सारे फोर्सेस को ऐड करूंगा तो ये वाले कट गए, ये वाले कट गए, तो बचे तो केवल ये दो ही फोर्स ना। तो इनका नेट यही तो आएगा जो लिखा है मैंने। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? तो ये आपको समझना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि कोई लिक्विड हाइड्रोस्टेटिक फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन बायनेंसी फोर्स का जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया है वो हमने ऐसे डेवलप नहीं किया है कि ये इतना लगा रहा है। हमने सीधा इसको एक फ्लूइड एलिमेंट माना था और ये कहा था कि इस पे सब मिलके जितना फोर्स लगाएंगे प्लस जो ग्रेविटी फोर्स होगा इन सब का, उनका सम कितना होगा? जीरो। और वहां से ये आया था कि जो वेट इस फ्लूइड एलिमेंट का होगा वही असल में क्या बन जाएगा? बायनेंसी फोर्स, वी रो जी वेक्टर जो हमने बताया था। ठीक है, आगे बढ़े। अब लिखिए क्वेश्चंस ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड आपके सामने। पहला सवाल इसमें आपके सामने, ये बर्फ है जिसका डेंसिटी 0.95 के आसपास है। बर्फ लिया हमने जिसका डेंसिटी कितना है? 0.95। क्या बताने की जरूरत क्या है? उतना 1 से कम ही है, ये तो सबको पता होगा। पानी में तैरता है ना ये, पानी का डेंसिटी होता है 0.95 पे भी लिख देता हूँ, 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज डेंसिटी ऑफ आइस। और यहाँ पर हम वाटर नहीं ले रहे हैं, हम वाटर की जगह कुछ और ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं लिक्विड, शरबत।
लिक्विड शरबत ऑफ डेंसिटी 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब ये बर्फ पिघल जाएगा तो लेवल ऑफ द लिक्विड सेम रहेगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा? 3 सवाल मैंने आपसे पूछे। अभी जो लेवल आपको दिख रहा है, क्या इस लेवल में कोई चेंज आएगा? आएगा तो बढ़ेगा या घटेगा? ये सवाल है मेरा आपसे। सबको समझ में आ गया सवाल क्या है? बताइए। अब आपको समझाते हैं कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल हैपन टू द लेवल। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड वंस आइस गेट मेल्ट। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड वंस आइस गेट मेल्ट। देखिए, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड। सही बोला आपने, डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड वंस आइस गेट मेल्ट। जैसे ही आपका ये आइस मेल्ट होगा, आपको बताना है कि लिक्विड के लेवल पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो लिक्विड के लेवल का असर का कंसेप्ट का खेल ये है कि पहले 2-3 बातें हम समझ ले। कॉन्सेप्ट, अगर इसमें कुछ नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लेवल इतना ही होता है जितना आपको दिख रहा है। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें रखा जो इसमें तैर गया, अगर बॉडी तैर गई ना तो लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो बॉडी तैरेगी वो कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है और उस वॉल्यूम डिस्प्लेस की वजह से लेवल में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस की वजह से होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा इसकी वजह से अगर ये तैर रहा है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू लिक्विड का डेंसिटी इनटू रो जी इज इक्वल टू एम जी। तो बताओ वीडी कितना आ गया? एम बाई रो। तो जो भी बॉडी तैरेगी ना, उसका जितना मास होगा और जिसमें वो तैर रही है उसे डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम डिस्प्लेस आ जाएगा। इसी वॉल्यूम डिस्प्लेस की वजह से जैसे ही आप कोई चीज रखोगे वो लेवल ऊंचा हो जाएगा। इसको अगर हटा दिया आपने तो लेवल वापस कितना हो जाएगा? जितना पहले था। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप इसको हटाओ और हटाने के बाद वापस से इसमें कुछ भर भी दो, इसको हटाओ और कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड इसमें भर दो, तो ये पॉसिबल है कि नया लेवल वापस से पुराने लेवल के बराबर हो जाए। इसको हटाया ना तो लेवल इतना हो जाएगा। आप चाहते हो कि लेवल वही ब्लू वाला हो जाए, तो ब्लू वाला लेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जो एक्स्ट्रा लिक्विड आपने अगर डाला, उसका वॉल्यूम अगर जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस पहले हुआ था उससे ज्यादा होगा, तब तो लेवल बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और कम हुआ तो नहीं बढ़ेगा। तो सारा खेल किस पर है? वॉल्यूम डिस्प्लेस या वॉल्यूम एडेड होने से ही लेवल बढ़ता है या घटता है। ये बात क्लियर सबको? ठीक है, इसको हटाने के बाद तो लेवल आपका ये हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपका लेवल वापस से उतना ही हो जाए, तो उसके लिए आपको इसमें कुछ वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये एक स्मॉल आइस क्यूब है। क्वेश्चन लिखो, स्मॉल आइस क्यूब, लेकिन इसका वॉल्यूम है, आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम तो डिस्प्लेस कर ही रहा है। अब इसका मेल्ट करने का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर ये बर्फ नहीं होता तो लेवल कितना रहा होता? इतना। बर्फ होने से लेवल क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। ये यहाँ तक बढ़ा हुआ है, बर्फ होने की वजह से ये लेवल बढ़ा हुआ है। अब हम इस बर्फ को मेल्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही बर्फ मेल्ट होगा, आइस मेल्ट से लिक्विड कितना ऐड होगा बताओ? लिक्विड एडेड। लिक्विड कौन सा ऐड कर रहे हो आप? वाटर। आइस जब मेल्ट होगा ना, अगर आइस का मास मान लीजिए m है, तो कितना पानी बना होगा? m। तो ये बताओ, उस जो m पानी बना होगा उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा? m बाई रो वाटर। एग्री और नॉट? बोलो। मास तो m ही बना होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या लिखोगे? m बाई रो वाटर लिखोगे ना। m मास बर्फ, जब m मास पानी बन जाएगा तो वॉल्यूम बताओ कितना होगा? m बाई रो वाटर होगा। ठीक है, आइस के मेल्ट होने से वॉल्यूम डिस्प्लेस में कमी आई कि नहीं आई? जब आइस था तब वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना था? आप बोलोगे सर मास अपॉन रो। आइस नहीं, रो लिक्विड है, ये पड़ा हुआ यहाँ पे देखो। जिस लिक्विड में डुबो रखा है उससे डिवाइड करना पड़ता है रो से, तो मालूम पड़ता है वॉल्यूम डिस्प्लेस।
ठीक है, अब आप मुझे बस ये बता दो कि जैसे ही आपने इस आइस को मेल्ट कर दिया, आपने इसे हटा दिया, तो लेवल तो वापस इसके बराबर हो गया होगा, है ना। लेकिन आपने कुछ लिक्विड ऐड भी कर दिया है। अब जो लिक्विड ऐड आपने इससे ज्यादा कर दिया, जितना पहले लेवल उठा हुआ था उसके हिसाब से, जितना आपका पहले वॉल्यूम डिस्प्लेस था उसको तो आपने जीरो कर दिया। लेकिन अगर लिक्विड एडेड वॉल्यूम डिस्प्ले से भी ज्यादा हुआ तो आप कह सकते हो लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लिक्विड एडेड अगर वॉल्यूम डिस्प्ले से कम हुआ तो लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ कम हो जाएगा। जाएगा। क्या आप सबको ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे ये बताओ, सर। वॉल्यूम लिक्विड एडेड में कौन आगे जाता है, कौन कम जाता है, बताओ। मेल्टिंग के बाद लिक्विड एडेड। वॉल्यूम डिस्प्ले तो खत्म, बट वॉल्यूम एडेड आया है ना, ये तो कंसेप्ट है। अब आप ये चेक करो, इफ वॉल्यूम एडेड इज मोर देन वॉल्यूम डिस्प्लेस देन लेवल इंक्रीज। अब चेक कर लेना आप, इफ वॉल्यूम एडेड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डी देन लेवल रिमेन्स सेम। सेम का मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, जब बर्फ था उससे कंपेयर कर रहे हैं। जब बर्फ डला हुआ था तब जितना लेवल दिख रहा था उतना ही लेवल आपको बर्फ के पिघलने के बाद भी दिखेगा। और तीसरा केस, इफ वी एडेड इज लेस देन वी डी देन लेवल आपको जो बर्फ था ना उससे कम दिखेगा। अब आप बताओ मुझे, इस केस में आपको ये रहा वी डी, ये रहा वॉल्यूम डिस्प्लेस, ये रहा एडेड। अब चेक तो करो कौन बड़ा है छोटा है, सब कुछ तो है आपका लिखा हुआ, बताओ मुझे फटाफट। वॉल्यूम डिस्प्ले ज्यादा है ये सर। कितना आएगा, ये आएगा m/1। ये कितना आएगा, m/0.98। अब देख के बताओ कौन बड़ा है, वॉल्यूम डिस्प्ले। वीडी बड़ा है ना, वीडी बड़ा है कि नहीं, देख के बताओ। यस जब सर। वीडी बड़ा होता है, जब वीडी बड़ा होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम लेवल लेवल कम बढ़ होता जाता है। है। तो आप कह सकते हो कि लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, लेवल डिक्रीज। सवाल चेंज कर रहा हूं, अगर यहाँ लिक्विड की जगह सिंपल पानी होता, यहाँ कौन सेम होता, रहता है। पानी होता, पानी ही होता यहाँ पे, सेम तो रहता है। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1। 1 उस केस में दोनों क्या होते हैं, सेम। सेम होते हैं। तो सेम होने पे लेवल क्या रहता है, सेम होता है। तो अगर केवल बर्फ होता और वो पिघलता, अब वो पानी में ही कन्वर्ट होता, सामने पानी है, तो उस केस में आप ये बोलते कि लेवल क्या रहता, सेम रहता। सबको समझ में आ गया? मान लो यहाँ पे कोई ऐसा लिक्विड होता जिसकी डेंसिटी 1.2 होती, तो वॉल्यूम बढ़ जाता, लेवल बढ़ जाता। 1.2, यहाँ क्या लिखते हैं आप, 1.2। वॉल्यूम डिस्प्लेस और वॉल्यूम एडेड में चेक करो कौन ज्यादा है, वॉल्यूम एडेड वॉल्यूम एडेड ज्यादा है, तो लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो अलग अलग केसेस में आपके लेवल अलग अलग हो सकते हैं। कंसेप्ट एक ही है कि आपको ये देखना पड़ेगा। देखो वॉल्यूम एडेड जो है ना वो तो फिक्स है, m/1 ही आएगा। आइस को पिघलाओगे तो बार बार क्या आएगा, m/1। चेंज कहाँ आ रहा है, लिक्विड अगर मैं चेंज कर दूं तो वॉल्यूम डिस्प्लेस की वैल्यू बदल रही है बार बार। जब लिक्विड, जब वाटर रख रहे हैं तो वो भी m/1 आ रहा है, जब 0.98 वाला रख रहे हैं तो m/0.98 आ रहा है, जब 1.2 रख रहे हैं तो m/1.2 आ रहा है। समझ में आ गया कंसेप्ट? सर बोलो बेटा। सर जब वाटर होगा तब भी तो चेंज होगा ना, क्योंकि आइस ज्यादा कंडेंस होता है, मतलब वाटर से। आइस ज्यादा, आइस कंडेंस होता है सर वाटर से, तो भी तो चेंज होगा ना। मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन, क्या आप बताओ। मतलब सर आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो इस लिक्विड की जगह वाटर होता तब भी तो लेवल चेंज होता ना। लिक्विड की जगह वाटर होता नहीं, क्यों होता, एक बात बताओ। m मास का आइस जब वाटर में कन्वर्ट करेगा तो वाटर का मास कितना होगा, ये बताओ। सर मास तो सेम रहेगा, लेकिन आइस की डेंसिटी मास सेम रहेगा ना, मास सेम रहेगा ना। यस सर। जब ये आइस यहाँ पे था तब लेवल क्यों बढ़ा हुआ था, क्योंकि आइस ने कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था, एग्री। यस सर। वॉल्यूम डिस्प्लेस का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें वो आइस पड़ा हुआ है। यस सर। तो अगर वो वाटर में होता तो नीचे क्या लिखता, 1 लिखता, यस सर। तो m/1 आता वॉल्यूम डिस्प्लेस, एग्री। यस सर। जब आइस मेल्ट होता तो पानी कितना बनता है, m बनता, यस सर। तो उस m पानी का वॉल्यूम कितना होता, जो आइस से कम होता सर। ये होता कि नहीं होता, ये बताओ तुम तो मुझे। तुम्हारे पास m मास ऑफ वाटर है, उसकी डेंसिटी डिवाइड करोगे यही आएगा ना जो मैंने लिखा है। लेकिन सर आइस और वाटर की डेंसिटी सेम नहीं होती है सर। तो मेरी बात वापस समझो,
ये m किसका मास है ये बताओ। आइस का। पानी का नहीं है। मतलब सर आइस फॉर्म में है ना, लेकिन वो मेरा तुमसे एक सीधा सवाल है, आज मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, 1 किलो भिंडी लेके आओ तुम, ठीक है। अब उसको चाकू से काट लेना, छोटा सा चूरा चाकू पे ना उसको भी निकाल के वापस से तोलना। क्या भिंडी 1 किलो रहेगी, 1 किलो से कम हो जाएगी? सर मास तो सेम रहेगा, लेकिन डेंसिटी तो अलग है ना सर उसकी। मास मास सेम रहेगा ना, तो ये तो मानते हो ना कि जो पानी बन गया उसका मास m ही होगा, ये तो मानते हो। यस सर। ठीक है, ये m किसका मास है बताओ आप। पानी का। पानी का, वेरी गुड। तो उस पानी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ठीक है सर। आगे समझ में, सबको समझ में आ गया ये बात? ठीक है, कंफ्यूजन होता है, नॉर्मल बात है, कंफ्यूजन रहता है, लेकिन कंफ्यूजन ठीक हो गया होगा मेरे हिसाब से। हमने सबसे पहले m मास आइस को m मास वाटर में कन्वर्ट किया, और फिर हम वाटर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। हमने बर्फ का वॉल्यूम निकाला ही नहीं, हमें इस बर्फ के वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं है कि इसका वॉल्यूम कितना है। हमें तो ये इससे मतलब है कि इसने डिस्प्लेस कितना किया, वो हमने निकाल दिया है, ये रहा फॉर्मूला। और पिघलने के बाद ये कुछ डिस्प्लेस तो करेगा नहीं, पर ये कुछ लिक्विड जरूर ऐड करेगा, तो ये ऐड करेगा वो हमने लिख दिया m/ρ। जितना भी ऐड करेगा वो फिक्स है, m/1 ही आएगा हर बार। लेकिन ये जो चीज है ना, ये हर बार अलग अलग होगी। सबको समझ में आ गया कंसेप्ट? अगला सवाल आपके सामने है। ये जो बर्फ दे रखा है इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, और आप बताना क्या होगा चेंजेस। बर्फ बर्फ हटा के नया क्वेश्चन बनाते हैं। ये ए है और ये बी है, और ये अभी तैर रहा है, ठीक है। आपको ये बता रखा है कि ये वाटर है, इसका डेंसिटी ρw है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी को यहां से उठा के हमने इसमें रखा, तो ये पाया कि वो डूब गया। दोनों सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो लिखो बोथ आर सॉलिड ऑब्जेक्ट। व्हेन बी इज पुट इन वाटर इट गेट्स सिंक डाउन। व्हेन बी इज पुट इन द वाटर, इसी वाटर में, कहीं बाहर नदी में जाके नहीं छोड़ा हमने, यहीं पे ऐसे पुट किया तो हमने देखा कि डूब गया, नीचे आ गया बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड या वाटर? लेवल ऑफ वाटर पे क्या असर पड़ेगा? जैसे ही आपने इसको रखा, लेवल ऑफ वाटर पे क्या असर पड़ेगा, इस सवाल आपसे पूछा जा रहा है। वाई इंक्रीज? और कोई आपको भी तरीका सिखाया, वही फॉलो करेंगे। इस बार वॉल्यूम ऐड तो नहीं हो रहा, लेकिन वॉल्यूम डिस्प्लेस दोनों बार अलग अलग है। पहले कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस था ये बताओ। पहले कौन कौन तैर रहा था? दोनों मिलके तैर रहे थे ना, तो ma और mb दोनों तैर रहे थे, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड अगर हम इनिशियल वैल्यू निकाले तो वो आएगा ma प्लस mb अपॉन रो वाटर। एग्री और नॉट बोलो। Yes, sir. ये पहले का वॉल्यूम डिस्प्लेस है। नया फिगर आपके सामने बना हुआ है जिसमें बी डूबा हुआ है और ये तैर रहा है, तो नया वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना आएगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस बाई ए प्लस वॉल्यूम डिस्प्लेस बाई बी। एग्री और नॉट? Yes, sir. ए का वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा? ME एम ए by road. अपॉन रो डब्ल्यू। कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? इसको भी आप लिख सकते हो एम ए अपॉन रो डब्ल्यू प्लस एम बी अपॉन रो डब्ल्यू। वापस से वॉल्यूम डिस्प्लेस निकालते हैं फाइनल। अगर फाइनल बड़ा आया तो क्या बोलोगे? ऊपर हो जाएगा लेवल। फाइनल कम आया तो कम हो जाएगा। अब फाइनल निकाल रहे हैं अपन, फाइनल नया वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना आ रहा है पहले के मुकाबले, ये बताइए। इस बार आपको बी से वॉल्यूम डिस्प्लेस निकालना है। क्या आप इसको भी ये लिख सकते हो क्या? ये बोलो। हाँ, ये तो नहीं लिख सकते ना अपन। ये केवल कब लिखते हैं जब कोई तैर रहा होता है, ये बॉडी तो तैर नहीं रही। इस बार आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ बी। एग्री? अब वॉल्यूम ऑफ बी कैसे लिखोगे? मास ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। ये बताओ, डेंसिटी ऑफ बी डेंसिटी ऑफ ए से लिक्विड से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। कैसे बोला आपने ज्यादा है? डूब गया सर। डूब गया। एज बी गेट सिंक सो सिग्मा बी इज मोर देन रो वाटर। अब आप बताओ, नया वॉल्यूम डिस्प्लेस जो आ रहा है आपके पास, जिसकी वैल्यू आपके पास लिखी हुई है एम ए अपॉन रो वाटर प्लस एम बी अपॉन सिग्मा बी, कौन बड़ा है, इनिशियल या फाइनल? अरे पहली टर्म तो दोनों में कॉमन है कि नहीं है ना? पहली वाली टर्म कॉमन। अब सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म में एक में क्या लिखा हुआ है?
रो डब्ल्यू, एक में क्या लिखा हुआ है सिग्मा भी, सिग्मा भी रो से बड़ा है कि नहीं है, तो इसका मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस फाइनल क्या हो गया, लेस देन हो गया, क्या होगा लेवल, डिक्रीज। समझ गए। बचपन में कौवे वाली कहानी सुनी होगी ना आपने, उसको अगर नए तरीके से सुनाई जाए, जिसमें कौवा यहाँ आए, यहाँ बहुत सारे पत्थर रखे हुए हो और कौवा यहाँ बैठे है, ठीक है, और वो सोचे कि मुझे पानी पीना है, और वो एक एक पत्थर रखते जाएगा ना, लेवल लगातार कम होगा। जैसे जो पत्थर हटाएगा, लेवल ऑफ लिक्विड लगातार क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो कौवा प्यासा रह जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। उस दिन नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी नहीं, उस दिन मटके के बाहर बैठा हुआ तो कंकड़ फेंक रहा था। लेकिन आज अगर कहानी बनाई जाए तो वो इस पानी को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएगा, अगर वो ऐसे ही पत्थर फेंकता रहा तो। अगर उसको पत्थर फेंकने भी है तो इसके ऊपर से नहीं फेंकने चाहिए, बाहर से लाके फेंके तो बढ़ जाएगा, वो लेवल बढ़ जाएगा। वो कहाँ से फेंक रहा है, वो इस प्लैंक के ऊपर से फेंक रहा है, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बाहर से लाके पत्थर फेंकेगा, वो फेंक ही लेगा, कौवा है, स्मार्ट है, समझता है, वो जानता है इस पे से फेंकने लेवल कम हो रहा है, तो वो बाहर से लाएगा पत्थर, और बाहर से लाके फेंकेगा तो लेवल बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तब वॉल्यूम डिस्प्लेस लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता चल जाएगा। अगर सोचिए ये बी जो होता, ये लकड़ी का टुकड़ा होता, और तब मैं इसको पानी में रखता, नहीं तो डॉक्टर। फिर लेवल पे असर क्या पड़ता। कॉर्क होता, लकड़ी का टुकड़ा होता, प्लास्टिक, ऐसी चीजें जो पानी में तैरती है, तो लेवल का क्या असर पड़ता है बताओ आप तो मुझे। तब वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय बी का भी फॉर्मूला एम बी अपॉन रो डब्ल्यू होता, क्योंकि वो भी Yes, तैरता। sir. तो फिर दोनों केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या आता, सेम। उस केस में आप बोलते हैं कि लेवल क्या रहेगा, सेम। तो लेवल कम भी हो सकता है और लेवल सेम भी रह सकता है, डिपेंड करता है इस पर। इफ बी इज ऑफ कॉर्क, वुडन, which float in water, then VD फाइनल कितना होता, VD फाइनल होता MA बाई रो डब्ल्यू प्लस MB अपॉन रो डब्ल्यू। फ्लोटिंग कंडीशन में यही होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस, याद रखना हमेशा। जब भी कोई फ्लोट करेगा ना, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस का फॉर्मूला होता है M अपॉन डेंसिटी। तो फिर आप बोलते हैं लेवल, therefore level remains same, level remain same। अच्छा, लेवल तो सेम रह जाता है, एक बात पूछूं मैं आपसे, इस हाइट पे क्या असर पड़ता, जो डेप्थ है इसकी, अगर मैं पत्थर उठा के यहाँ रखता तो इस पे क्या होता, ये बढ़ जाती, ये बढ़ जाती, घट जाती है, बताओ। आप खुद सोचो, पहले वॉल्यूम डिस्प्लेस टोटल कितना था, इतना था। अरे इस पूरे सिस्टम के कारण वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना था, ये बताओ मुझे आप। वॉल्यूम डिस्प्लेस सबमर्ज पार्ट की बात कर रहे हैं, सबमर्ज लेंथ पे क्या असर पड़ेगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ए का पहले जितना पोर्शन डूबा हुआ था और अब जितना पोर्शन डूबा हुआ होगा, उसमें कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा। अब कम पोर्शन डूबा हुआ होगा या पहले ज्यादा डूबा हुआ था, पहले ज्यादा डूबा हुआ था, अब कम डूबा हुआ होगा। समझ में आ गया आप सबको। Yes, तो sir. ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सबमर्ज लेंथ पे क्या असर पड़ेगा। तो वैसे ही दिख रहा होगा आपको लॉजिकली, आप किसी चीज से बैठोगे तो ज्यादा सबमर्ज होगी, हट जाओगे तो कम सबमर्ज होगी, तो अंडरस्टूड है। दो लोगों को संभाले हुए तैर रहा था, अब तो अकेला ही तैरना है उसको, अकेले तैरना है तो उसको इतना डूबने की जरूरत कहाँ आ रही है। अरे तैरने के लिए आपको डूबना पड़ता है, मतलब तैरना नहीं बोलना चाहिए, फ्लोटिंग के लिए। तैरना तो स्विमिंग होती है ना, हम तो फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं। तो फ्लोटिंग के लिए क्या करना पड़ता है, डूबना पड़ता है। जब आप डूबते हो तब आप फ्लोट करते हो। स्विमिंग के दौरान तो अलग फंडे होते हैं। स्विमिंग के दौरान तो आप पानी के अंदर हाथ पांव पानी के ऊपर चलते हो, आप हाथ पांव चला चला के पानी के ऊपर ही चल रहे हो आप एक तरह से। और क्या, आप हाथ पांव चलाना बंद कर दो, आप टिक ही नहीं पाओगे। सांस रोकने वाली बात अलग है, फिर तो आप एक कैविटी मैन बन गए, होलो मैन।
फूंक से गुब्बारा होता है, उसके अंदर अपन सांस रोकने का मतलब क्या होता है, सांस अंदर है, अब आप उसको बाहर निकलने नहीं दे रहे, तो अंदर आपके पास हवा है, तो फूल गई हवा से आप, तब तो आप तैर ही जाओगे, क्योंकि कैविटी आ गई ना आपके अंदर। भाई आपके अंदर होलोनेस तो बहुत सारी है, उसमें आपने हवा भर ली, आपकी जो स्किन है ना वो ऐसी फ्लेक्सिबल भी है, हवा भरती है तो सब फूल जाती है अंदर से, तो हवा भर जाती है उसमें, तो फिर वो डेंसिटी भले ही आपकी ज्यादा हो, तब भी आप ऐसे फ्लोट कर जाओगे, जिसको हम फ्लोटिंग कंडीशन बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। बड़े बड़े शिप जो लोहे के बने होते हैं वो भी तो तैर ही रहे होलोनेस के कारण, सब में कैविटी ऐसे तैर रहे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे समझ में आपको ऐसे। आखिरी सवाल, बिना बिना डॉक्यूमेंटेशन के, लिखाना नहीं है, ऐसे ही आपको बताना है क्या होगा, आप बताओगे मुझे। आइस दे रखा है, जब आइस को बनाया था तब उसके अंदर एक छोटा सा आयरन पीस रखा हुआ है, बड़ा ही मान लो छर्रा आयरन का। जब ये पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, आपको बताना है लेवल पे क्या असर पड़ेगा, लेवल पे क्या असर पड़ेगा, जब कंप्लीट आइस मेल्ट हो जाएगा तब लेवल पे क्या असर पड़ेगा, सोच के बताओ। कम हो जाएगा, वेरी गुड, सही बोला आपने, सबको समझ में आया कम कैसे बोला, ये वही कंसेप्ट है जो पत्थर रखने वाला था। आपको पता है अगर आयरन पीस नहीं होता और सिर्फ बर्फ मेल्ट वाला क्वेश्चन होता, वो भी पानी के अंदर, तो लेवल सेम ही सेम, रहता है। यस सर। लेकिन आयरन पीस क्या कर रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, पहले था इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस, आइस तो मेल्ट हो गया, तो आइस के मेल्ट होने से लिक्विड कितना ऐड हुआ, इतना, रो वाटर तो लिखते हैं इसके नीचे, और वो जो डूब गया नीचे उसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, और सिग्मा आयरन वाटर से क्या होता है, ज्यादा होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले किया। इस वजह से वॉल्यूम डिस्प्लेस प्लस वॉल्यूम एडेड जो फाइनल वैल्यू है, वी फाइनल जो आपने लिखा है और जो वी इनिशियल है, वो सेम थोड़ी ना आएंगे, कौन ज्यादा आ रहा है, वी इनिशियल, तो इसलिए लेवल यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मान लो इसमें कॉर्क रख दिया जाए, कॉर्क या वुडन पीस, तो सेम रह जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, आपको इन क्वेश्चंस को करने का एक स्टाइल आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। समझ गए। एक ये तो टॉपिक खत्म हो गया, एक इस टॉपिक से हटके आपको सवाल एनएलएम पे हम करेंगे, एनएलएम सवाल। अब जितने भी सवाल हम करेंगे वो सारे के सारे किस पे किए जाएंगे, एनएलएम, टॉर्क, वॉक, सब आ जाएगा इसमें। अब जो भी होगा, टॉर्क भी आ जाएगा, एनएलएम भी आ जाएगा, जितना आ सकता है सब आ जाएगा। तो सम सवाल ऑन एनएलएम, जैसे आप लिख लो इन सब चीजों को, बता देना लिख लिया, ताकि हम आगे बढ़ सके। लिख लिया सबने, नहीं लिखा अभी तक, लिखिए। लिख लिया सर। एक बच्चे ने लिख लिया है, लिख लिया सर। बाकी सबने लिख लिया, ठीक है। तो एनएलएम सवाल में पहला सवाल आपके सामने एकदम लल्लू सवाल, ये एक स्प्रिंग दे रखी है, इसका एरिया दे रखा है A, इसकी लेंथ है L, इसकी डेंसिटी है रो, और जिस लिक्विड में आपने इसको डाल रखा है उस लिक्विड की डेंसिटी है 3 रो। डिटरमाइन द elongation, determine the elongation in a spring in equilibrium position, determine the elongation in a spring in equilibrium position, determine the elongation in a spring if cylinder is in equilibrium position, determine the elongation in a spring if cylinder is in equilibrium position। अगर आपका सिलेंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो आपको बताना है कि इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हुआ है। स्प्रिंग में एलोंगेशन का अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हमसे इलोंगेशन पूछा गया तो स्प्रिंग का इलोंगेशन हुआ होगा तो स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा,
बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जिसका फॉर्मूला होगा L इंटू ए वॉल्यूम इंटू 3 रो इंटू जी। इन सब के अलावा और कौन से फोर्स लग रहे होंगे? ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा होगा, तो ग्रेविटी फोर्स लगाए थे भाई। ग्रेविटी फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? L A रो जी। नेट फोर्स को 0 कर दो, क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट किसी को इसमें? एकदम लल्लू सवाल था, कुछ था ही नहीं इसमें। क्या? किसकी हार्ड कॉपी? क्यों? शीट मालूम कर लेना, मिल जाए तो मिल जाए। मैं तो आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि शीट होनी चाहिए आपके पास, और इसलिए मैं तो व्हाट्सएप पे आपको, ये भी तो है टेलीग्राम पे एक शीट आ तो चुकी है अपने पास। हाँ वो अलग बात है, मोबाइल से देखने का मन नहीं करता तो प्रिंट आउट ले लो आप बाहर, वो भी ले सकते हो। अगर मान लो ना मिले तो, वैसे तो मिल ही जाएगी, आप जाओगे लेने, कोई मना नहीं करेगा, आप दे देंगे शीट तो। ठीक है, आइए अब एक सवाल और करते हैं आपके सामने। ये आपको एक ब्लॉक दे रखा है जिसका डेंसिटी सिग्मा है और इसका डेंसिटी रो है, और एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है, ये रस्सी है और ये ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा है। आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम है, वेसल के रेस्पेक्ट में तो इक्विलिब्रियम है ही, आपको टेंशन निकालना है कितना होगा। डिटरमाइन द टेंशन if block is in equilibrium with respect to the vessel. Determine the tension in the string if block is in equilibrium. If block is in equilibrium, determine the tension if block is in equilibrium. मास भी दे रखा आपको इसका, इसका मास ऑफ ब्लॉक भी लिख लो आप, मास ऑफ ब्लॉक इज m। अब करिए सवाल को। ब्लॉक का मास गिवन है, उसकी डेंसिटी भी गिवन है, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है, और आपसे बोला जा रहा है कि ये वेसल ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। आपको बताना है कि रस्सी में टेंशन कितना होगा। कितना आया आंसर आपका? रो। सबसे पहले तो आप ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हो कि इसके फ्रेम में कर रहे हो, पहले तो बताओ। ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हो तो फिर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मानना है। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहले तो इस पे mg लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ग्राउंड फ्रेम से सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बॉइंट फोर्स बताओ कितना लगेगा? एक टर्म तो ऊपर आएगी जो कि होगा v रो जी, और दूसरी टर्म एक ही टर्म में आती है, वो भी ऊपर ही है, तो v रो a। अब आपके पास सारे फोर्स तो आ ही गए, बचा क्या है? लगाओ इक्वेशन। तो इक्वेशन में इसका वॉल्यूम भी चाहिए, इसका वॉल्यूम कहाँ से लाएंगे सोचना। m by sigma। हाँ सही बोला आपने। तो मैं क्या करूंगा, v की जगह लिखूंगा m बाई सिग्मा, m बाई सिग्मा। अब सॉल्व कर लो फटाफट, कितना आ रहा है? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लिखा है अपन ने, कितना आ रहा है आपका t? कुछ नहीं है हमारा आपसे। टी एम जी रो प्लस माइनस एम जी। और तो अच्छा आंसर लाओ ना, एम जी कॉमन ले लेते फिर तो। एक और बार एम जी को लाए तुम। एम तो कटी, एम नहीं कटा ना, एम तो नहीं कटेगा, टी के साथ आएगा ना, एम तो आएगा। हाँ जी,
तो अपन क्या करें ऐसा कि हो जाए अपना आंसर। लिक्विड की फ्रेम से करना मतलब वेसल की फ्रेम में बैठ के करना है, तो करो वेसल की फ्रेम में बैठ के करो। अलग आ रहा है क्या आंसर? इससे क्या आ रहा है आंसर ये बताओ, कोई बच्चा अभी तक सोल्व नहीं कर पाएगा इसको? अच्छा आंसर बताओ मुझे। ये दोनों ऐड कर दिए क्या आपने इन दोनों में? 2 कैसे आया आपका? 2 तो आएगा ही ना, पता नहीं क्या किया। देखो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, इसको भी इधर भेज देते हैं, भेजे इधर, तो ये हो जाएगा -m a+g, ये हो जाएगा। और इसको देखोगे तो ये हो जाएगा m रो बाई सिग्मा a+g। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा बनने वाला है फॉर्मूला। तो इंटरेस्टिंग फॉर्मूला ये आ रहा है कि आपका आंसर m, फिर आएगा a+g, और फिर आएगा रो बाई सिग्मा -1। ऐसा कुछ आ रहा है क्या आपका आंसर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चेक करिए सबका ये आंसर आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर, ऐसा ही आ रहा है। निकालिए। यही आ रहा है सबका आंसर। आएगा सबको समझ में? अब तुम चाहते हो कि उस फ्रेम में करूं तभी वही आएगा, करके देख लो भले ही। जब आप उसकी फ्रेम में जाओगे ना, तो ये जो वी रो ये दिख रहा है ना, ये तो लगेगा। बस आप एक्सेलरेशन जो ऊपर की तरफ मानते हो, इसका एक्सेलरेशन 0 मानना पड़ेगा, और नीचे की तरफ लगेगा वी सिग्मा है। नेट फोर्स लिखोगे ना, वी सिग्मा है को एम ए लिख दो ना आप, तो वो एम ए उधर चल जाएगा अपने आप, सेम ही आएगा। चलिए अगला सवाल पूछते हैं आपसे, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपका। ये पूरा डूबा हुआ है। सर वेसल के फ्रेम में वी रो ए भी लगेगा? बायंसी फोर्स तो लगेगा ना बेटा। बायंसी फोर्स तो एक नॉर्मल फोर्स है, वो कोई सूडो फोर्स थोड़ा ना है, वो तो हर फ्रेम में सेम ही लगता है। समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है सर। मान लो ये इस तरफ जा रहा है 60 डिग्री एंगल पर या 30 डिग्री एंगल पर। एक्सेलरेशन दे दिया मैंने आपको, इसकी वैल्यू भी देते। एक्सेलरेशन है जी। जी एक्सेलरेशन से वेसल इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तेरे से जा रहा है, आप देख सकते हो। और ये एक ब्लॉक है जो कि वेसल के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है। मेरा आपसे सवाल क्या है वो सुन लीजिए। ये जो रस्सी दिख रही है एट इक्विलिब्रियम, इस रस्सी का एंगल विद वर्टिकल कितना होगा? एक तो मेरा सवाल आपसे ये है, इस रस्सी का एंगल विद वर्टिकल कितना होगा? दूसरा, रस्सी में टेंशन कितना होगा? इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू वेसल, इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू वेसल, डिटरमाइन द फॉलोइंग। क्या क्या निकालना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एज वेल एज एंगल, सब दे रखा है, मास सिग्मा रो जो चाहिए था सब दे दिया। आल्सो डिटरमाइन द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो स्ट्रिंग है ना, ये कितने एंगल पर होगी ये भी निकालना है। इक्विलिब्रियम में ये शक्ल नहीं रहेगी, एंगल बदल जाएगा। पिछले केस में तो नहीं बदला, लेकिन इस केस में बदलेगा। और आपसे वो एंगल भी पूछा जा रहा है कि कितने एंगल होगी। निकालिए, सवालों करिए। करें? क्या करोगे आप? आपने क्या दिमाग लगाया ये बताओ। चलिए इसके फ्रेम में जाके करना चाहते हो कर लो। इसके फ्रेम में जाओगे ना तो इस पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा, पॉइंटिंग फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स भी लगेगा। इन सब का वेक्टोरियल सम कितना होगा? 0। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो आप इससे कर लो, इससे ज्यादा आसान पड़ेगा। ग्रेविटी फोर्स आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, कितना होता है? एम जी वेक्टर। बॉइंग फोर्स का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, उसमें 2 टर्म आती है, प्लस वी रो ए वेक्टर माइनस जी वेक्टर। याद आया फॉर्मूला? बॉइंग फोर्स का फॉर्मूला है। टेंशन तो आपको पता ही नहीं, वही तो आपको निकालना है। सूडो फोर्स आपको पता है, जिधर आपने ए वेक्टर माना है उसके अपोजिट में लगता है, प्लस एम माइनस ए वेक्टर, राइट। अब आपको जो ये वी है ना, ये वी नहीं पता आपको, तो इसको भी एम बाई एम जी वेक्टर प्लस एम बाई सिग्मा रो ए वेक्टर माइनस एम रो बाई सिग्मा जी वेक्टर प्लस टी वेक्टर माइनस एम ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से टी वेक्टर कितना आ रहा है?
बोलो। आप यहां से देखो, पहले इसको लिखो, एम जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख दिया है ना, और यहाँ बताओ कितना आएगा, माइनस एम रो बाई सिग्मा जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ रहा है क्या, चेक करना। तो माइनस टी हो गया है, तो इसका फिर माइनस एन लगाना पड़ेगा इसमें। तो टी वेक्टर आ जाएगा एम जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर रो बाई सिग्मा -1। चेक करना, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी, इसको कंफर्म करो, ये आ रहा है क्या। ये आ रहा है क्या, चेक करो, हो सकता है अपने को जल्दबाजी में कुछ कर दिया हो। इसको तो अपन ने सही लिखा, ठीक है। इसको भी अपन ने सही है सर। नहीं, एक मिनट नहीं, यहाँ पे ए वेक्टर माइनस जी वेक्टर है, देखो आप, आपने सही नहीं करवाया ना, ये हो गया ना ए वेक्टर माइनस वेक्टर। अच्छा, मैंने माइनस साइन भी लगा दिया आगे, सही तो था। हाँ सर। ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद टी उधर जाएगा, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो सही किया ना अपन ने, यही तो होगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। कोई तकलीफ है किसी को इसमें? अभी बताओ टी वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ रहा है? बोलो। अरे इधर देखो, टी वेक्टर का डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? ये दोनों। दिख रहा है आपको? ये सब तो स्केलर नंबर है, डायरेक्शन तो ये दोनों डिसाइड करेंगे। जी वेक्टर किधर होता है? नीचे की तरफ। ए वेक्टर वो रहा, ए वेक्टर वो है ना, माइनस ए वेक्टर किधर होगा? उसके अपोजिट। ये रहा आपका माइनस ए वेक्टर। ये बताओ, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 नहीं होगा एंगल 60। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों का जो सम करोगे, ये दो वेक्टर का सम है। कौन कौन से दो वेक्टर है? एक जी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, तो इन दोनों का सम किधर आएगा? अगर दोनों की वैल्यू सेम है, वैल्यू कितनी है उसकी भी? जी है, तो इन दोनों का सम किधर आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। और वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू तो निकाल देना आप। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री हो, दोनों की वैल्यू सेम हो, तो नेट कितना आता है? √3 टाइम्स आता है। तो ये √3g आ रहा है इन दोनों का सम, इस पूरी चीज का सम आ रहा है √3g। एंगल बताओ वर्टिकल के साथ कितना आएगा? ये टेंशन का एंगल है। टेंशन हमेशा रस्सी के अलोंग होता है। टेंशन हमेशा कहाँ होता है? रस्सी के अलोंग। तो ये रस्सी ऐसी हो रही होगी, इस तरह से, ये रहा होगा टेंशन। और कोई आपसे पूछे कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल आ रहा है, बताओ 30 डिग्री, तो आप कह सकते हो कि ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। टेंशन की वैल्यू भी बता सकते हो आप कितनी आएगी। आया सबको समझ में? आप ये फॉर्मूला रट भी सकते हो, अगर आपको रटने में महारत हासिल है तो। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये जो मैंने निकाला है, ये हमेशा वैलिड है। एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो, ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा तब भी वैलिड होगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, देखना पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये इस तरफ जा रहा है √3g से, ठीक है, और ये रहा ब्लॉक। आपको बस ये बताना है कि रस्सी का एंगल कितना होगा। बता दो फटाफट रस्सी का एंगल। हॉरिजॉन्टल में जा रहा है √3g से, रस्सी का एंगल बताओ विद वर्टिकल कितना आएगा इक्विलिब्रियम में? अभी तो सिखाया मैंने, टी वेक्टर का डायरेक्शन ही है जो भी एंगल। टी वेक्टर दो वेक्टर पे डिपेंड करता है, जी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। 30 डिग्री आ गया, देखते हैं जी वेक्टर किधर है? नीचे। माइनस ए वेक्टर किधर होगा? इसके अपोजिट। इन दोनों का नेट जिधर आएगा उधर टेंशन होगा। ये रहा टेंशन, राइट। ये एंगल कितना होगा? ये तो निकालना है, कितना आ रहा है ये एंगल? 60 आ रहा है। तो आपकी जो ये जो चीज होगी ना वर्टिकल के साथ 60, यानी 60 डिग्री एंगल पे हो जाएगा। अभी तो आपने बोला 60 आ रहा है, ये एंगल कितना आ रहा है? चेक करो फटाफट। 60, तो आंसर 60 आ गया। आया समझ में? इसकी बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या चीज प्रैक्टिकली ऐसी होनी चाहिए? आपको दिखाते हैं, प्रैक्टिकली भी आपको दिखाते हैं होता क्या, प्रैक्टिकली क्या होता है। आप जब फ्लूइड को ऐसे चलाते हो ना, तो फ्लूइड की शक्ल ऐसी हो जाती है। उस केस में जो भी ब्लॉक होगा ना, उस पर बायंसी फोर्स ऐसा लगता है, तिरछा, एक
एक ये वेक्टर आएगा, एक इस तरफ आएगा और एक यू आएगा, दो वेक्टर ऐसे आएंगे ना, उनका नेट इधर आता है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आप कोई ब्लॉक आप रखोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, देखो ये एफ बी हो गया और ये हो गया टी, ठीक है। और ग्रेविटी फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एम ए भी है, एक्सेलरेशन भी, इसके बाद सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा आपको, ये लगा दिया तो इस तरह से हो जाता है। आपके सामने मैंने तो कैलकुलेशन करी है और जो फील करने वाली बात है वो बता दिया मैंने आपको कि बायनेंसी फोर्स इस तिरछी सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो असली फॉर्मूला है ना वो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आपने याद रखा तो कोई सा भी केस हो, इवन जो पहला क्वेश्चन किया था अपन ने उसमें किस तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? अब इस फॉर्मूले से निकाल के बताओ आंसर कितना आएगा। दो वेक्टर का डिफरेंस करना आता है आपको, दो वेक्टर को ऐड करना है, एक जी वेक्टर जो नीचे है और एक ए वेक्टर का उल्टा, किधर आएगा उल्टा? ऊपर देखो, किधर आएगा उल्टा? नीचे। दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा, जी प्लस ए। तो आंसर क्या आ जाएगा, एम जी प्लस ए रो बाई सिग्मा -1। ये आया था अपना आंसर, चेक कर लो। तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। सबको समझ में आ गया ये चीज? तो जब भी वो चलेगा हम दो चीजें निकाल सकते हैं हमेशा, एक एंगल विद वर्टिकल और दूसरा हम टेंशन की वैल्यू में निकाल सकते हैं, अगर हमें ये फॉर्मूला या ये तरीका याद रहा कि हमने ये फॉर्मूला निकाला कैसे था। अगला सवाल रखे जाए। देख लिया सर। हो गया अगला सवाल। बाकी अभी कुछ लोगों को लिखना है, फटाफट लिखिए। जेई मेन का भी कोई डेट तो ना है, जी है ना? नहीं सिलेबस आया अभी, सिलेबस तो आ गया क्या है? आपको पता होगा ना, आपने फॉर्म भरने की कुछ तो किया होगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ क्या है? सर अभी कुछ भी नहीं हुआ? अच्छा, एडवांस का तो हो चुका है सब पहले ही, एडवांस का तो सिलेबस आ गया था ना, सिलेबस तो आ चुका है उसका। जेई मेन का सिलेबस भी नहीं आया अभी। हटा दे इसको। आज भी सेमीकंडक्टर की क्लास रहेगी 6:30 से 8। आपकी इच्छा हो तो अटेंड करने आ जाना, वरना उसको इतना बोरिंग है कि आप अटेंड भी क्या करोगे, बोरिंग है वो। ऑफलाइन नहीं, प्योर ऑनलाइन होगा वो, प्योर ऑनलाइन, ऑनलाइन नॉट ऑफलाइन, ऑनलाइन, ठीक है। उसको टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत थियोरेटिकल है ना, उसमें क्या पढ़ाऊँ मैं आपको, उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि बहुत ज्यादा अभी इतनी चीजें उसमें क्या बता सकते हैं, उसमें है ही नहीं कुछ भी। थर्मो शुरू का हुआ अभी, इन सब के बाद इसके बाद अपन सरफेस टेंशन पढ़ाएंगे, इलास्टिसिटी पढ़ा देंगे। अच्छा, सरफेस टेंशन इलास्टिसिटी शाम को पढ़ा सकते हैं अपन, सोचेंगे इस बारे में। मैंने आपको ऐसा बोला था। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स तो क्लिनिक क्लास में होगा, अगली क्लास में शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्सरे कंटिन्यूअस एक्सरे हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तो आधे घंटे में हो जाएगा, उसके बाद केटीजी चालू हो जाएगा। सर केटीजी के बाद कैलोरीमेट्री होगा, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स चालू हो जाएगा। हाँ सर जब चालू होगा तो मैसेज कर देना ग्रुप में। हाँ, अगला जो क्लास है कल है ना अपनी क्लास, कल क्लिनिक क्लास है ना, कल चालू हो रहा है। पहले आधा घंटा चालू नहीं होगा, उसके बाद चालू होगा। पहला आधा घंटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे चलेगा, जैसे ही अपन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे खत्म कर देंगे उसके तुरंत बाद अपन केटीजी चालू कर देंगे। समझ गए? सर इसी वाली क्लास में? नहीं, इस वाली क्लास में नहीं, शाम वाली क्लास में। इस वाली क्लास में तो फ्लूइड के बाद जो फ्लूइड के टॉपिक होते हैं छोटे मोटे से, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वो निपटाएंगे अपन फटाफट। यहाँ चलेगा इसके बाद सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पूरा जो आर्टिकल है, पूरा टॉपिक वो चलेगा। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके लिए। हाँ, तो सिलेबस आपका खत्म होता हुआ दिख रहा है हल्का हल्का, था आपको भी लग रहा होगा, नहीं लग रहा आपको? है, देखिए ऐसा है, ईएमआई तो पढ़ाएंगे आपको, घबराओ मत आप। ईएमआई में 10-12 दिन लग जाते हैं एक्चुअली। एक तो एरर की वीडियो आने वाली है आपके पास, एरर की वीडियो अभी आई नहीं ना आपके पास, ये आ गई? आ जाएगी एरर, उससे पढ़ना आप। उसके बाद फिर यूनिट डायमेंशन की वीडियो भी आएगी, वो भी उससे पढ़ लेना आप। वो जेईई मेन में यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आ रहा है ना हर बार, तो पढ़ना जरूरी है। 2 स्फीयर आपको दे रखे हैं और दोनों की
डेंसिटी आपको गिवन है, इसकी डेंसिटी 2 रो है, इसकी 3 रो है और इसकी रो है। इसका रेडियस r है और इसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 2r। तो एक डूबा हुआ है, अंडरस्टूड, डूबा हुआ हो गई। ये जो पूरा वेसल है ना, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर भी जा रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस वेसल पर, इस वेसल के द्वारा इस पर, या ये इसके ऊपर लगा रहा होगा, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो निकालना है और रस्सी में जो टेंशन है वो भी निकालना है। कंडीशन आपके सामने, एक तो तैर रहा है और एक डूबा हुआ है। ये जाना तो ऊपर जाता है लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा क्योंकि इसको रस्सी से बांध रखा है, पूरा डूबा हुआ है। लेकिन ये डिटरमाइन द टेंशन as well as the normal on the lower sphere. Determine the tension as well as normal on the lower sphere. जो lower sphere है आपको उस पर normal भी निकालना है और रस्सी में टेंशन भी निकालना है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम का ही वीडियो आएगा आपके पास, एक दिन का चैप्टर है वो, उसका ही वीडियो आएगा आपके पास। कम्युनिकेशन सिस्टम एक दिन का ही है, उसका ही वीडियो आएगा, आजकल में आ जाएगा, कल तक आ जाएगा। एक दिन में थ्योरी है, पूरी थ्योरी, उसको पढ़ लेना, आप बोर ही हो जाओगे आप उसको पढ़ते पढ़ते। तो उसमें से हालांकि बोर्ड के सिलेबस से वो हट चुका है तो चांस कम है कि जेईई मेन में उस पर क्वेश्चन बने। लेकिन पिछले साल जेईई मेन के, पिछले साल भी नहीं था बोर्ड में, लेकिन जेईई मेन में लेंथ और एंटीना वाला जो कंसेप्ट था ना कि कितना रेंज वो कवर करता है एंटीना, उसके क्वेश्चन बार बार आ रहे थे। एक ही टाइप के क्वेश्चन आए थे बार बार, जो नहीं आने चाहिए थे कायदे से। तो मॉड्यूलेशन के भी 1-2 क्वेश्चन आए होंगे, एम अपॉन एसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का आया होगा, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आया था उसमें, है ना। तो वो वीडियो देख लेना, आप वो भी हो जाएंगे। मेरे हिसाब से सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का थोड़ा सा ही क्वेश्चन आया था, बहुत टफ तो नहीं आया था एक भी। इससे पहले उन्होंने अच्छे क्वेश्चन भी दिए हैं, तो भरोसा नहीं है, दे दे इस बार भी। इसलिए अपन मान के चलेंगे कि अगर दे देगा तो अपन कर लेंगे, समझ गए। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन हो रहा है आपसे ये, ठीक है। जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन करना आप। एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस r है और उसकी डेंसिटी रो है, और एक स्प्रिंग लगी हुई जो कि मासलेस है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। एक और सॉलिड स्फीयर है, इसका भी रेडियस r है लेकिन इसकी डेंसिटी 3 रो है, और इन सब को आपने एक लिक्विड में डाला है, और जिस लिक्विड में आपने इन सबको डाला है उस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो 2 रो है। इस बार समुद्र में डाला आपने इसको, ये तैर रहे पानी के अंदर, दोनों, ना ये टच कर रहा है कहीं, ना ये टच कर रहा है, दोनों तैर रहे हैं। और आपसे पूछा है कि स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना होगा। पूरा इक्विलिब्रियम में है, इस सिस्टम भी सेम ही क्वेश्चन है, अंतर ये है कि यहाँ पे बेस पे अटक गया है, यहाँ पे अटका नहीं है, पानी में भी तैर रहे दोनों। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना होगा, और दूसरा ये भी पूछा है कि जो ऊपर वाला स्फीयर है ये पानी में पूरा डूबा हुआ है या कुछ डूबा हुआ है। पहले ये वाला करते हैं। इस केस में आप किसके फ्रेम में जाके क्वेश्चन करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे ही फ्रेम में जाओगे, सबसे पहले इसका मास निकालना, सूडो फोर्स लगाने के लिए 3 रो इंटू 4/3 पाई 2r का होल क्यूब, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम हो गया इंटू ए, ये सूडो फोर्स हो गया। ऐसे ही सूडो फोर्स इससे भी लगाना पड़ेगा, रो 4/3 पाई r क्यूब इंटू ए। फिर टेंशन फोर्स आप लिख सकते हो टी। नॉर्मल फोर्स भी आपको लिखना चाहिए, नॉर्मल फोर्स तो दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ये रहा वो नॉर्मल फोर्स जो आपको निकालना भी है। इन दोनों पे एफ बी भी लग रहा होगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ दोनों के एफ बी। तो एफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, मैं चाहता तो एक का वॉल्यूम v और एक का उसका 8 टाइम्स करके लास्ट में वैल्यू रख देता, वो भी कर सकता था मैं, पर मैंने लिख दिया सारा का सारा। तो वॉल्यूम आ गया इंटू रो लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी। इसका पॉइंट फोर्स कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई 2r का होल क्यूब इंटू 2 रो इंटू जी। एफ बी हो गया। अब कौन सा बचा, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स तो आप खुद ही निकाल लोगे, खुद ही दोनों के ग्रेविटी फोर्स। इसका ग्रेविटी फोर्स कितना आएगा भाई, इसका आएगा 4/3 पाई 2r का
होल क्यूब 3 रो जी। और उसका ग्रेविटी फोर्स कितना आएगा? उसका ग्रेविटी फोर्स आएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। अब आप कर लोगे आगे, न्यूटन सेकंड लॉ है तो क्या पूरे सिस्टम पे इक्वेशन लगाना पसंद करोगे आप? उसका फायदा क्या होगा? टेंशन खत्म, खत्म हो जाएगा। नॉर्मल मिल जाएगा आपको। अगर आप इन दोनों के ऊपर कंबाइंड सिस्टम पे इक्वेशन लगाओगे तो टेंशन वैनिश, नॉर्मल आपको डायरेक्ट एक ही इक्वेशन से मिल जाएगा। वो इक्वेशन लिखने के लिए ऊपर वाले तमाम फोर्सेस माइनस नीचे वाले तमाम फोर्सेस करो, नेट फोर्स को 0 करो, आपको n मिल जाएगा। करके देखो आप कर भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो अगला सवाल करो आप। फिर अगर आपको लगता है कि ये सवाल तो हो ही जाएगा हमसे, तो अगला सवाल जो लिखा है ना उसमें 2 बातें पूछी है। एक तो स्प्रिंग का इलोंगेशन, और दूसरा ये भी पूछा है कि ऊपर वाला स्फीयर जो चित्र में आपको दिख रहा है जो पूरा डूब गया है, ये कंफर्म नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा डूबा हुआ है या कुछ बाहर निकला हुआ है। हाँ, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, दोनों को एक लिक्विड में डाला है, दोनों तैर रहे हैं, दे आर इन फ्लोटिंग कंडीशन। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन या कंप्रेशन आ चुका है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, और दूसरा सवाल ये भी है कि जो ऊपर वाला स्फीयर है वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है उस लिक्विड में, या आपको लगता है वो कुछ डूबा हुआ है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो पहला तो आप ये बताओ कि अगर आपको स्प्रिंग का इलोंगेशन निकालना है तो आप क्या करोगे? दोनों रुके हुए हैं, आपको किसी को नहीं रुकवाना है, दोनों ही रुके हुए हैं। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ना ऊपर वाला हिल रहा है ना नीचे वाला हिल रहा है, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में, और स्प्रिंग का इलोंगेशन आपको निकालना है। नॉर्मल इसमें नहीं चलेगा, वही पुराना क्वेश्चन खत्म हो गया, नया क्वेश्चन नहीं है इसमें, नॉर्मल की जरूरत क्या रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन करो ना फटाफट, हम इसका वेट कर रहे हैं। और फिर ये आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, टाइम हो चुका है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ स्प्रिंग फोर्स लिखूंगा, यहाँ एफ लिखूंगा, और यहाँ ग्रेविटी फोर्स लिखूंगा। मुझे एफ पता है पहले से ही, एफ पता है, सब डेंसिटी ऐसा पता है, मेरे को के एक्स तो मिल ही जाएगा। तो लो एक्स तो निकल गया, सबको समझ में आ गया, एक्स निकल गया। एफ बी प्लस के एक्स माइनस एफ जी इज इक्वल टू 0, सब पता है कितना होगा। तो एफ के एक्स तो मिल गया, हो गया ना। अब मुझे ये मालूम करना था कि ये पूरा डूबा हुआ है कि आधा डूबा हुआ है। तो उसके लिए ना आप ये समझो कि इस पे के एक्स नीचे लग रहा होगा और इस पे ग्रेविटी फोर्स भी नीचे लग रहा होगा। अब इन दोनों का सम करो, और इन दोनों का सम करके ये चेक करो कि क्या वो जो बाइंड फोर्स चाहिए तैराने के लिए इसको, वो एफ बी कितना आएगा। एफ जी प्लस के एक्स को आप लिखना वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू 2 रो जी। ये समझ में आ रहा है मैं क्या किया? नीचे यहां से क्या मिलेगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस। अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस 4/3 पाई आर क्यूब से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब ज्यादा तो आएगा नहीं, सॉरी, उसके बराबर आ जाए, मतलब पूरा डूबा हुआ है। और अगर ये वीडी 4/3 पाई आर क्यूब से कम आया, मतलब ये कुछ डूबा हुआ है और कुछ बाहर है। तो सारा खेल किस पे डिपेंड करेगा? वीडी की वैल्यू पर। ये बात क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अगर आप पूरे सिस्टम पे भी एक साथ इक्वेशन लगाओ तो आप इसका वीडी निकाल सकते थे। इसका तो वॉल्यूम डिस्प्लेस आपको पता ही है कितना है। तो एक फोर्स ये होता, एक फोर्स ये होता, ग्रेविटी के 2 फोर्स होते, इसका और इसका। स्प्रिंग फोर्स आपस में कैंसिल हो चुका होता। ये जो जिस लेवल का क्वेश्चन आप देख रहे हो ये एडवांस लेवल के सवाल है, चाहिए वाला हो चाहिए वाला हो, ऐसे सवाल मेंस में कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, मेंस के सवाल का लेवल बहुत लो होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। सर एक बार वो बता दीजिए कि वो बाहर होगा या अंदर। आप यहाँ से वीडी निकालो, Yes, यहाँ sir. से वीडी निकालोगे, अगर वो वीडी 4/3 पाई आर क्यूब से कम आया, इसका मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस उसके वॉल्यूम से कम है। इसका मतलब बॉडी कुछ बाहर है कुछ अंदर है। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। आज आपको बाइंड फोर्स का कुछ असाइनमेंट दे देंगे ताकि आप कुछ कर सको। थैंक यू सर।